नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अभी पिछले कुछ समय से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये डाउट था कि इंडिया और रशिया के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, क्या वो फोर्स में आ चुका है या नहीं? तो जो रशिया की इंफॉर्मेशन पोर्टल है, उन्होंने ये कंफर्म करा कि जो 2025 में जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, अब वो 12 जनवरी 2026 से फोर्स में आ चुका है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया है, जिसमें लिखा है पैक्ट अलाउइंग इंडिया रशिया टू स्टेशन 3000 ट्रूप्स, 5 वॉरशिप्स, 10 एयरक्राफ्ट इन ईच अदर्स टेरिटरी ऑपरेशन। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? इंडिया रशिया के बीच में ये डिफेंस एग्रीमेंट की हिस्ट्री कब से चलती आ रही है और इससे इंडिया और रशिया को क्या फ़ायदा है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से करें। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। सो लेट्स बिगिन। तो जिस पैक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है इंडिया रशिया मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एंड डिप्लॉयमेंट पैक्ट। इसका बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये जो एग्रीमेंट है ये एक तरीके से लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस रिलेशनशिप है इंडिया और रशिया के बीच में, जो कि कोल्ड वॉर एरा से चलता आ रहा है। मतलब कि जब यूएसएसआर टूटा नहीं था प्री 1991 की हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या थी? यूएसएसआर इंडिया का उस समय प्राइमरी डिफेंस सप्लायर था और साथ ही साथ ये एग्रीमेंट एक तरीके से मेजर शिफ्ट लाता है फ्रॉम अ ट्रेडिशनल बायर सेलर रिलेशनशिप टू वन ऑफ ऑपरेशनल इंटेरोपरेबिलिटी। इस पैक्ट की जो इनिशियल साइनिंग है वो हुई थी 18 फरवरी 2025 को मॉस्को में। जो रशियन पार्लियामेंट थी उन्होंने इस एग्रीमेंट को ऑफिशियली रेटिफाई करा था 2 दिसंबर को, पुतिन की इंडिया विजिट के करीबन 2-3 दिन पहले। और रशिया की ऑफिशियल लीगल इंफॉर्मेशन पोर्टल के हिसाब से ये एग्रीमेंट अब 12 जनवरी 2026 से फोर्स में आ चुका है और इसकी जो वैलिडिटी है वो 5 इयर्स है, जिसमें कि एक ऑटोमेटिक रिन्यूअल क्लॉज भी है जो कि इंश्योर करेगा कंटिन्यूस कॉपरेशन अनलेस कोई भी एक नेशन इससे रोकता नहीं है। तो ये जो ऑटोमेटिक रिन्यूअल है, अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, अभी हाल ही में इटली ने जो इसराइल के साथ जो उनका डिफेंस एग्रीमेंट है, इटली ने क्या करा था, इसे रोका था। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको ऊपर अभी आई बटन पे आ रहा होगा, आप उसे भी जरूर चेकआउट करें। बट अगर हम यहाँ पे बात करें जो ऑटोमेटिक रिन्यूअल है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये एक तरीके से रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स एंड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, जिसमें कि दोनों कंट्रीज यूटिलाइज कर सकती हैं एक दूसरे के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ये एक तरीके से कंसेंट बेस्ड होगा। ये एक ऑटोमेटिक ट्रीटी नहीं है। कोई भी डेवलपमेंट या यूज ऑफ फैसिलिटीज करने के लिए आपको दूसरे नेशन से कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर सपोज रशिया को इंडिया के कोई से भी ऐसे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना है तो उसके लिए पहले रशिया को इंडिया की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ये एक तरीके से नॉन अलायंस फ्रेमवर्क है जो कि एस्टेब्लिश नहीं करता एक तरीके से फॉर्मल मिलिट्री अलायंस, जो कि प्रिजर्व करता है इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी को। और इस पैक्ट में बहुत सारे स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस भी हैं कि जो बाकी डिफेंस ट्रीटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड होती हैं, लेकिन जो ये पैक्ट है ये कैप लगाता है मिलिट्री प्रेजेंस पे टू प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेसिस। इस पैक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि जो बाकी डिफेंस ट्रीटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड होती हैं। अगर हम इसके कोर प्रोविजंस की बात करें, जो मैंने अभी आपको कैप्स के बारे में बताया था, तो रशिया इंडिया में या फिर इंडिया रशिया में मैक्सिमम ऑफ 3000 ट्रूप्स, 5 वॉरशिप और 10 एयरक्राफ्ट एक दूसरे की कंट्री में डिप्लॉय कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन ये कैप इंश्योर करता है कि कोई भी परमानेंट बेस क्रिएशन ना हो और ना कोई ऐसे कुछ थ्रेट एस्केलेशन हो किसी भी देश के लिए। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस भी अलाउ करता है, जैसे कि नेवल बेसिस, एयर बेसिस और मिलिट्री लॉजिस्टिक हब्स। फॉर एग्जांपल जो इंडिया की नेवी शिप्स हैं वो यूज़ कर सकती है रशियन फार ईस्ट पोर्ट्स को, और जो रशियन नेवी है वो एक्सेस कर सकती है इंडियन ओशियन फैसिलिटीज़ को। और साथ ही साथ इसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो भी इंक्लूड होता है, जैसे कि फ्यूल सप्लाई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एम्यूनेशन, फूड एंड मेडिकल सपोर्ट, जिससे कि जो डिपेंडेंस है लॉन्ग सप्लाई चेन पे वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। कुछ परमिटेड एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग मिशंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। एंड इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जो कॉम्बैट ऑपरेशंस है वो विदाउट एक्सप्लिसिट म्यूचुअल कंसेंट के बिना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अब अगर मैं आपको कॉम्बैट ऑपरेशंस का एग्जांपल दूं, अगर आगे चल के बाय चांस इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना के बीच में वॉर होता है, लेकिन इंडिया चाइना बहुत ही अनलाइकली होगा क्योंकि रशिया भी चाइना का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब अगर हम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें खासकर इंडिया के लिए, तो सबसे पहले इसमें आते हैं जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन। जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स है उनको अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस होगा टू दी रशियन आर्कटिक, सेंट्रल एशिया। अगर मैं आपको अब थोड़ा मैप के उससे समझाऊं तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो एरिया है ये पूरा रशिया आर्कटिक रीजन है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये रीजन है और इसको हम कितना यूज में ले सकते हैं साथ ही साथ, क्योंकि अभी हमें उतना एक्सेस नहीं मिल पाता। और साथ ही साथ जो सेंट्रल एशिया में एंट्री है भारत को, उसका एक्सेस मिल सकता है। और साथ ही साथ यूरेशिया के अंदर भी भारत का जो प्रेजेंस है वो बढ़ सकता है।
तो इस एग्रीमेंट की वजह से जो भारत का ओवरऑल रीच है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है, और साथ ही साथ इसमें जो भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो रीइंफोर्स हो रही है, क्योंकि हमने जो अपने रिलेशंस हैं वो यूएसए के साथ क्वाड के थ्रू, और रशिया के साथ इस पैक्ट के थ्रू, और फ्रांस के साथ जो लॉजिस्टिक पैक्ट है हमारा, मतलब वो बहुत सारे पैक्ट और रिलेशंस हमने बना के चल रखे हैं विद डिफरेंट कंट्रीज। भले ही उन दो कंट्रीज के बीच में जिनके हमने साथ रिलेशन बना रखे हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे टर्म्स पे ना हो, लेकिन भारत की जो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय करने वाली चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से हमने जो अपना डिप्लोमेटिक स्टैंस है ओवर द वर्ल्ड उसको हमने बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रख रखा है, और एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट डॉक्ट्रिन को भी। और इसमें जो मिलिट्री की जो कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट है वो भी बनी रहेगी और आगे चल के बढ़ सकती है, क्योंकि हमारी बेटर इंटरऑपरेबिलिटी रहेगी रशियन सिस्टम्स के साथ, और जो हमारी रेलिवेंस है रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट के साथ वो भी हमारी बनी रहेगी। जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे रशियन डिफेंस इक्विपमेंट है, जैसे S-400 जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ हुआ था। अगर हम इसमें बात करें रशिया के लिए क्या स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, तो एक तो उन्हें इंडियन ओशियन में एंट्री मिल जाएगी, जो कि अलाउ करेगा रशियन नेवी को टू क्रिएट अ क्रूशियल फुटहोल्ड इन द इंडियन ओशियन रीजन टू काउंटर वेस्टर्न नेवल डोमिनेंस। इसके साथ ही साथ जो रशिया का आइसोलेशन है वो भी ब्रेक होगा, क्योंकि जब से 2022 से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, तो जब से वेस्ट और एलाइज ने, मतलब मेजरली यूएस और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए और उसे आइसोलेट कर दिया, तो एक तरीके से जो उनके आइसोलेशन है उसे भी ब्रेक करेगा, और साथ ही साथ रशिया जो है वो काउंटर बैलेंस बनाएगा वेस्ट और उनके अलाइज के लिए। तो रशिया को एक इसमें वार्म वाटर एडवांटेज भी ये है कि ठंड के समय रशिया के जो पोर्ट्स हैं ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो रशियन नेवल शिप्स हैं वो डॉक, रिपेयर और रिस्टॉक कर सकेंगी आइस फ्री इंडियन पोर्ट्स पे ड्यूरिंग हार्श विंटर मंथ्स व्हेन रशियन पोर्ट्स आर फ्रोजन। जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं। एक तो इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पावर बैलेंस, ये पैक्ट सटल तरीके से नेटो के इन्फ्लुएंस को इम्पैक्ट करेगा, यूएस लेड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसको भी, और साथ ही साथ जो चाइना का जो रीजनल कैलकुलेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और साथ ही साथ इसमें चाइना को भी ये मैसेज है कि इंडिया और रशिया के जो टाइज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो कि प्रिवेंट करेगा रशिया को टू बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन चाइना, जिससे कि जो यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स है उसमें बैलेंस बना रहेगा। अब इसी के साथ इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम यूएस के साथ कोऑपरेशन करते हुए चल रहे हैं क्वाड के थ्रू, बट हम जो रशिया के साथ टाइज हैं उसे भी रिटेन करते चल रहे हैं, जो कि एक तरीके से हेजिंग स्ट्रैटेजी है, नॉट अलाइनमेंट। और जो ये हेजिंग स्ट्रैटेजी है ये और भी बहुत सारे देश करते हैं, जैसे कि आप हमारे पड़ोसी देश ही देखिए, जैसे भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वो एक तरीके से तो कहते हैं कि वो मतलब इंडिया को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे वो भी चाइना के मतलब थोड़े अलाइंड रहते हैं। लेकिन इस हेजिंग स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत नहीं है। निवेश हम यहाँ पे इस इंडिया रशिया एग्रीमेंट को कंपेयर करें यूएस इंडिया यूएस लिमोआ पैक्ट के साथ, तो जो इंडिया यूएस लिमोआ पैक्ट का जो नेचर है वो एक तो लॉजिस्टिक्स की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देता है, इसमें कुछ ऐसे ट्रूप लिमिट भी स्पेसिफाइड नहीं है। जो इसका स्ट्रैटेजिक फोकस है वो एक तो इंडो पैसिफिक रीजन है, और इसकी पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। और तो दूसरी तरफ इंडिया रशिया पैक्ट जो है वो लॉजिस्टिक्स प्लस डिप्लॉयमेंट कैप्स को भी मतलब उसमें उसका पूरा नेचर आता है। इसमें ट्रूप लिमिट भी 3000 ट्रूप्स की है, और इसका जो स्ट्रैटेजिक फोकस है वो यूरेशिया, आर्कटिक प्लस इंडियन ओशन रीजन, लेकिन जो इसकी पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है वो मॉडरेट है। ये सारी चीज़ें और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि एक साल के अंदर पुतिन वापस से इंडिया विजिट कर रहे हैं, जिसको क्रेमलिन मतलब कि रशिया ने कंफर्म करा है। इस बार पुतिन इसलिए विजिट कर रहे हैं ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए। तो ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है ऑफ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज, जिसमें कि मेजरली कंट्रीज हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन अब ये धीरे धीरे और भी एक्सपैंड होता जा रहा है, जिसमें कि कंट्रीज इंक्लूड हो रही हैं लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, ईरान, एक दो कंट्रीज और हैं जो कि अब इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं, जैसे इंडोनेशिया। अब यहाँ पे जो ब्रिक्स है वो एक तरीके से इकोनॉमिक पावर हाउस भी है, क्योंकि ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, और साथ ही साथ जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें इसका बहुत सिग्निफिकेंट शेयर है। उसमें ऐसे देश भी आते हैं जो कि मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं। इसका जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि एक तरीके से प्लेटफॉर्म है फॉर द ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, जो कि डोमिनेंस को चैलेंज करता है ऑफ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और जो वेस्टर्न लेड ग्लोबल ऑर्डर है उसको भी। हम यहाँ पे शॉर्ट में पुतिन की इंडिया विजिट की बात करें तो ब्रिक्स समिट के लिए पुतिन वापस से इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में पुतिन दिसंबर 2025 में आए थे फॉर दी 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि मैं आपको बता दूं कि आईसीसी, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ने पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है, जिसमें कि वो अगर किसी
ऐसे दूसरे देश में जाते हैं तो पुतिन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? एक तो ये पुतिन को अवॉइड करता है विजिटिंग कंट्रीज दैट में इन्फोर्स आईसीसी रूलिंग्स। लेकिन आपके मन में ये सवाल आएगा कि पुतिन भारत कैसे आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू आईसीसी, जिसकी वजह से इंडिया पुतिन के लिए एक सेफ डिप्लोमेटिक वेन्यू बन जाता है और हाईलाइट करता है इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को भी। ये जो विजिट है ये स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल सिग्नल सेंड करती है कि इंडिया रशिया जो टाइज हैं और भी ज़्यादा डीपन होते जा रहे हैं टाइज, डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस प्रेशर एंड यूक्रेन वॉर। इंडिया का जो स्टैंस है उसको रीइंफोर्स करता है नेशनल इंटरेस्ट ओवर ब्लॉक पॉलिटिक्स। आई होप आपको इस वीडियो में पूरा समझ आया होगा इंडिया रशिया का जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, भारत को क्या फ़ायदा है, रशिया को क्या फ़ायदा है, पुतिन इंडिया क्यों आ रहे हैं वापस से, ब्रिक्स है क्या, और पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी क्यों कर रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।